नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 2 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इंतकाल अदालतों में निपटाए 74.22% केस। किन्नौर, बिलासपुर में सबसे ज्यादा 90% मामले सुलझाए। हिमाचल में इंतकाल के लंबित मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहली बार अनूठी पहल करते हुए 30 और 31 अक्टूबर 2023 को विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन किया। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में उठाया गया। यह कदम प्रदेश के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इन इंतकाल अदालतों में प्रदेश भर में इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। इस तरह 2 दिनों के भीतर ही 74.22% लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया। बिलासपुर जिला में इन 2 दिनों के दौरान सबसे अधिक 90.78% मामलों का निपटारा किया गया। यहां लंबित 1943 मामलों में से 1,764 में इंतकाल दर्ज किए गए। किन्नौर जिला में 90.75% मामलों का निपटारा हुआ तथा यहां कुल लंबित 400 में से 363 मामलों में इंतकाल दर्ज किए गए, जबकि ऊना जिला में 89.12% मामलों में इंतकाल दर्ज हुए। यहां 3,670 लंबित मामलों में से 3,271 इंतकाल सत्यापित किए गए। विशेष इंतकाल अदालतों के आयोजन पर यह है लोगों की राय। जिला कांगड़ा निवासी मीना देवी ने 2 दिवसीय विशेष इंतकाल अदालतों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मामला वर्ष 1996 से लंबित था, लेकिन वर्तमान सरकार की इस पहल से वर्षों का काम चंद मिनटों में ही पूरा हो गया। वहीं ऊना निवासी गुरचरण सिंह ने कहा कि इस विशेष इंतकाल अदालत का लाभ उन्हें भी मिला है। काफी वर्ष पहले उन्होंने इंतकाल के लिए आवेदन किया था, जो काफी समय से लंबित था, लेकिन अब दोनों भाइयों के नाम पर इंतकाल सत्यापित हो गया है। मंडी निवासी मंजीत ने भी मुख्यमंत्री के इस विशेष प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इंतकाल दर्ज कराने के लिए काफी समय से उन्हें कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन मंडी में लगी विशेष इंतकाल अदालत में चंद मिनटों में ही उनका काम पूर्ण हो गया। चंबा निवासी देवेश वर्मा ने भी राज्य सरकार का विशेष इंतकाल अदालत के आयोजन के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया। हरोली में कार सवार युवकों पर फायरिंग, घालूवान चौक पर नकाबपोश बाइक सवारों ने दागी गोलियां, 1 घायल। हरोली थाना क्षेत्र के तहत घालूवाल चौक के समीप कार सवार युवकों पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार नकाबपोश 2 युवकों ने कार सवारों पर 3 राउंड फायर किए। गोलीबारी में कार में सवार एक युवक हाथ पर छर्रे लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने पीड़ित हरप्रीत सिंह निवासी सलोह की शिकायत पर मनी राणा निवासी बाथरी सहित 3 युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 323, 384, 120 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि सलोह व लोअर बढ़ेड़ा के 2 युवकों ने कार सवारों पर गोलियां चलाई हैं। पुलिस इन दोनों युवकों की धरपकड़ के लिए जुट गई है। मंगलवार रात से ही पुलिस इन्हें दबोचने के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन रात से ही उक्त अंडरग्राउंड हो गए हैं।
पुलिस के पास दर्ज करवाई रिपोर्ट में हरप्रीत सिंह ने बताया कि गत दिवस शाम के समय यह अन्य व्यक्तियों के साथ घालूवाल स्थित अपने ढाबे पर बैठा हुआ था। शाम 7:30 बजे के करीब इसे एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया, जिसने फोन पर बताया कि वह मनी राणा बोल रहा है। उसे जेल से छूटने के लिए 11 लाख रुपए की जरूरत है। उसने इससे 1.5-2 लाख रुपए की मांग की। इसने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उसने इसे फोन पर धमकियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ शिकायत दर्ज करवाने के लिए अपनी कार में पंडोगा पुलिस चौकी के लिए जा रहा था, तो घालूवाल में पीछे से आ रहे 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने गोलियां चला दी, जिनमें से एक गोली इसके साथ कार में बैठे मनी की हाथ में लग गई। बताते चले कि मनी राणा निवासी बाथड़ी एक मामले में पंजाब की जेल में बंद है। अब जेल में बैठे युवक द्वारा कार सवारों पर हमला करवाने की घटना चर्चा का केंद्र बन गई है। उधर एसपी अरजित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मनी राणा निवासी बाथड़ी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस गोली चलाने वाले युवकों को दबोचने में जुट गई है। पैसों के लालच में मकान, गहने रखे गिरवी, क्रिप्टो के जाल में फंसकर लोगों ने लोन लेकर किया था निवेश। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद टीम लीडरों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि निवेशक अपनी रकम के लौटाए जाने की आस लगाए बैठे हैं। जिस तरह से क्रिप्टो ठगी का भंडा फूटा है, तो सबको अपने अपने निवेश किए हुए पैसों की चिंता सताने लगी है, क्योंकि किसी ने बैंक सोसाइटी में गहने गिरवी रखे हैं, किसी ने रिश्तेदारों से उधार लेकर ठगी के इस खेल में निवेश किया है। ठगी के इस मकड़जाल में फंसे लोगों को अब लाभ तो दूर की बात, मूलधन भी वापस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एसआईटी इस मामले में छापेमारी के बाद आगामी कार्रवाई कर रही है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अभी भी कई बड़ी मछलियां जांच के दायरे से बाहर चल रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों एसआईटी द्वारा उपमंडल बड़सर में लगभग 7 ठिकानों पर रेड की गई थी। इस रेड के दौरान आरोपियों के कब्जे से कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इस फ्रॉड में फंसे लोगों का कहना है कि कुछ शातिरों ने बचने के लिए अपनी तरफ से भी शिकायत दर्ज करवा दी है। इन लोगों से जब तक कड़ाई से पूछताछ नहीं की जाती, तब तक फ्रॉड की पूरी गुत्थी सुलझ नहीं पाएगी। 2 साल पहले साइबर सेल में शिकायत के बाद दियोटसिद्ध पुलिस चौकी में एक आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को एफिडेविट देकर निवेश की गई रकम की गारंटी दी गई थी, लेकिन अब इस आरोपी ने आगे शिकायत कर अपने बचाव का रास्ता चुन लिया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई टीम लीडरों ने 3 लाख में एक बिटकॉइन खरीदकर 30 लाख रुपए तक की रकम बनाई है, तथा उस समय हमारे प्रिंसिपल अमाउंट की गारंटी उनके द्वारा दी जाती थी। पुलिस अधिकारियों व अन्य खास लोगों का परिचय देकर हमें विश्वास व लालच दिलाया गया, जिसके बाद आम लोगों ने कर्जा तक लेकर पैसे उनके सुपुर्द किए, लेकिन अब कुछ लोग गायब हो चुके हैं, जबकि बाकी हमें पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं। एचडीएम शुरू में प्रॉफिट होता देख जुड़ते गए लोग। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी का यह कारोबार पिछले कई वर्षों से चल रहा था। शुरू में लगातार प्रॉफिट होता देख हजारों लोग इससे लगातार जुड़ते चले गए। कम समय में पैसे डबल होने के लालच में लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी इसमें लगा दी। इतना ही नहीं, कई लोगों ने मकान गिरवी रखकर, सोसाइटी से कर्ज लेकर, बैंकों से लोन लेकर व गहने गिरवी रखकर भी इसमें पैसे लगाए।
शिकायतकर्ता सोमदत्त शर्मा का कहना है कि शातिर टीम लीडरों से पूछताछ की जाए क्योंकि हायर लेवल तक उनकी पहुंच थी तथा एफिडेविट देकर रकम लौटाने की गारंटी भी दी गई है। क्रिप्टो ठगों की प्रॉपर्टी की मैपिंग। लोगों को चूना लगाकर चंडीगढ़, जीरकपुर और विदेशों में बनाई संपत्ति। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति की मैपिंग करने में जुट गई है। क्रिप्टो ठगों ने चंडीगढ़, जीरकपुर व मोहाली सहित अन्य जगहों पर करोड़ों की संपत्ति बनाई है। करोड़ों की ठगी मामले एसआईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। बीते दिनों पंचकूला सहित अन्य जगहों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस रिमांड में ठगी से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं, जिसके बाद पुलिस की एसआईटी ने बीते सोमवार को जीरकपुर में छापामारी करके कई अहम दस्तावेज और आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई है। पुलिस आरोपी से सुभाष की संपत्ति की जानकारी भी जुटा रही है। एसआईटी क्रिप्टो ठगी में शामिल आरोपियों के ठिकानों पर भी छापामारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मास्टरमाइंड अभिषेक की चेन में जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके बाद अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। करोड़ों के ठगी मामले में हिमाचल पुलिस की एसआईटी और पंजाब पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। ठगी मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसआईटी ने मुख्य आरोपियों में से एक अभिषेक शर्मा निवासी ऊना जिला, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर था, को एसआईटी ने पकड़ लिया है। उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ कई अहम खुलासे किए हैं। केंद्र ने मालामाल किया पीडब्ल्यूडी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1.5 साल में मिलेंगे 2100 करोड़। आपदा में घोर संकट झेलने वाला पीडब्ल्यूडी मालामाल हो गया है। नुकसान की सूची में करीब 2900 करोड़ रुपए के साथ विभाग आपदा के दौरान पहले पायदान पर था। अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने विभाग की खाली झोली भर दी है। विभाग ने करीब 1.5 साल में 2100 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट तय किया है। इसमें से 700 करोड़ रुपए मौजूदा वित्तीय वर्ष में मार्च तक खर्च होंगे, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 1400 करोड़ रुपए का रहेगा। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई में चरण 3 में राज्य को 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पीडब्ल्यूडी मार्च तक 700 करोड़ रुपए खर्च करेगा। दरअसल केंद्र सरकार पीडब्ल्यूडी को बिल के आधार पर भुगतान करेगा। काम पूरा होने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को बिल प्रस्तावित किए जाएंगे। विभाग तय मानकों के आधार पर किए गए कार्यों की जांच करेगा और उसके बाद भुगतान जारी होगा। पीएमजीएसवाई को मंजूरी के बाद विभाग को करीब 6 महीने ही काम करने को मिले हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पीएमजीएसवाई में पूरे देश का कुल बजट 19,000 करोड़ रुपए है और इसमें से 3,000 करोड़ हिमाचल को मिलेंगे। उधर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि मार्च तक पीएमजीएसवाई में 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में इस बजट को दोगुना किया जाएगा। आगामी दिनों में बर्फबारी की संभावना रहती है। ऐसे में सड़क निर्माण पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन मार्च तक 700 करोड़ रुपए के काम पूरे कर लिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी में 1 महीने से नहीं ईएनसी प्रोजेक्ट। 30 सितंबर को खाली हुआ था पद, नहीं हुई नई तैनाती। पीडब्ल्यूडी में प्रमुख अभियंता ईएनसी प्रोजेक्ट का पद बीते 1 महीने से खाली है।
इस पद पर विभाग नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर पाया है और यह नियुक्ति न होने की वजह से विभाग के प्रोजेक्टों की जांच नहीं हो पा रही है। बीते 30 सितंबर को ईएनसी प्रोजेक्ट दीपक शर्मा सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली है। इस पद पर कांगड़ा जोन के मुख्य अभियंता एनपी सिंह और हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता जितेंद्र सिंह में से किसी एक का नाम तय होना है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश लागू नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य कारणों से प्रदेश के बाहर है और इसे इस फैसले में देरी की एक वजह माना जा रहा है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव पर अलग विभागों के अतिरिक्त दायित्व को भी ईएनसी प्रोजेक्ट की फाइल के आगे न बढ़ पाने को जिम्मेदार माना जा रहा है। एचआरटीसी बस कंडक्टर से मारपीट, वर्दी भी फाड़ी, घरोह बाजार में पेश आई वारदात, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत घरोह बाजार में एचआरटीसी बस कंडक्टर की वर्दी फाड़े व मारपीट के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बस कंडक्टर की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम धर्मशाला डिपो के कंडक्टर अजय कुमार निवासी शाहपुर ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि मंगलवार शाम वह धर्मशाला से लांजणी बस रूट पर जा रहा था तो घरोह बाजार में जाम लगा हुआ था। इस दौरान 2 लड़के बस में आए और इसके साथ बहसबाजी व मारपीट करने शुरू कर दी। युवकों ने सरकारी वर्दी की कमीज व बनियान भी फाड़ दी है, जिस पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उधर एएसपी पुलिस विभाग कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि बस कंडक्टर से मारपीट व वर्दी फाड़े की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है तथा कार्रवाई की जा रही है। एनआईटी मामले में एक और तस्कर धरा, पुलिस टीम ने चंडीगढ़ में किया अरेस्ट, आरोपी के खिलाफ पहले भी 2 केस दर्ज। एनआईटी हमीरपुर में चिट्टे का मामला सामने आने और छात्र की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस टीम आरोपियों को दूर दूर से खोजकर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अपनी इसी धरपकड़ में पुलिस ने एक और आरोपी को चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया है। अकुन शर्मा नाम का यह आरोपी मूल रूप से नादौन का रहने वाला है और मौजूदा समय में चंडीगढ़ में नौकरी करता है। आरोपी ने एमबीए किया हुआ है। अंकुश के तार एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए अनुकला निवासी रवि चोपड़ा से जुड़े हुए हैं। विदित रहे कि पुलिस ने रवि को सोमवार देर शाम 1.60 ग्राम चिट्टे के साथ अरेस्ट किया था। पुलिस रिमांड के दौरान रवि ने कई राज उगले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अंकुश की लीड भी पुलिस को रवि से ही मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चंडीगढ़ में जाकर उसे अरेस्ट किया। हालांकि अभी तक एनआईटी तक चिट्टे की सप्लाई करने वाला मुख्य सप्लायर रवि को ही माना जा रहा है। गौरतलब है कि रवि चोपड़ा से पहले पुलिस रजत उर्फ गिफ्टी और ईशांत राणा को भी अरेस्ट कर चुकी है। रजत के तार रवि कुमार से जुड़े थे और अब रवि के तार चंडीगढ़ में पकड़े अंकुश शर्मा से जुड़े बताए जा रहे हैं। यानी एक गिरोह है जिसकी काफी लंबी चैन बनी है। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर आगे बढ़ रही है। अंकुश शर्मा के लिए एनडीपीएस एक्ट में पहले भी 2 केस रजिस्टर है, जबकि रवि चोपड़ा के खिलाफ पहले एनडीपीएस एक्ट में पहले 6 मामले दर्ज थे और सोमवार शाम को 7वां केस रजिस्टर हुआ है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डा आकृति शर्मा के अनुसार एक अन्य आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मध्य प्रदेश चुनाव में हिमाचल के कांग्रेस नेता निभाएंगे भूमिका, अनिल गोयल मोरीना विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर तैनात।
मध्य प्रदेश चुनाव में हिमाचल के कांग्रेस नेता बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस सेवा दल के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता अनिल गोयल को मोरीना विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर तैनात किया गया है। उनकी तैनाती के संबंध में असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा उदित राज ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने इस बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में अनिल गोयल समेत देश भर से 138 कांग्रेस नेता और पदाधिकारी शामिल हैं। इन सभी को कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ मिलकर विधानसभा में काम करना होगा। अनिल गोयल पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं और फिलहाल उनके पास कांग्रेस प्रवक्ता का पदभार है। अनिल वर्तमान में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी हैं। 4 विधानसभा चुनाव में बतौर AICC कोऑर्डिनेटर और दिल्ली MCD चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप सेवाएं दे चुके अनिल गोयल के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। बद्दी में 10 लाख बटोर इन्वेस्टमेंट कंपनी फरार, RD और DD खाते के नाम पर खाताधारकों को लगाया चूना, रातों-रात ऑफिस गायब। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में लोगों को RD और DD खाते के नाम पर लाखों का चूना लगाकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी रातों रात सामान समेटकर फरार हो गई। पुलिस ने खाताधारकों की शिकायत के आधार पर धारा 406 व 420 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस थाना बद्दी में बलजिंद्र सिंह निवासी ग्राम कर्णपुर तहसील कालका सहित अन्यों ने सहर्ष निधि लिमिटेड के खिलाफ दी शिकायत में कहा कि उक्त कंपनी का चंडीगढ़ व शिमला में मुख्य कार्यालय बताए गए हैं, जबकि इसकी एक शाखा बद्दी के बिग बी कॉम्प्लेक्स में खोली गई थी, जहां लोगों ने DD और RD खाते खुलवाए और निरंतर पैसे जमा करवाते रहे। खाता धारकों के मुताबिक कंपनी प्रबंधन ने 1 वर्ष के बाद 6% ब्याज के साथ हमें पैसा वापस लौटाने की बात कही थी। जब अवधि पूरी हुई और खाताधारक पैसे वापस मांगने लगे तो कंपनी के कर्मी टाल मटोल करने लगे। खाताधारकों द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद कंपनी के कर्मियों ने उन्हें चेक थमाए, लेकिन चेक बाउंस हो गए। इसी बीच कंपनी ने रातों रात बद्दी ऑफिस का सारा सामान समेटा और फरार हो गए। HDM कंपनी से पैसा वापस करवाने की मांग। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से कंपनी निदेशकों अतुल, सुखदेव, अजय व अंकज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए जमा पूंजी वापस दिलवाने व खाताधारकों के साथ की गई धोखाधड़ी पर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि उक्त कंपनी खाताधारकों को करीब 10 लाख रुपए का चूना लगा गई है। नामजद कंपनी निदेशकों की तलाश शुरू। DSP बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि खाताधारकों ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 406, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर नामजद कंपनी निदेशकों की तलाश शुरू कर दी है। करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राष्ट्र प्रेम की भावना सबसे महत्वपूर्ण। राजभवन में मनाया राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को राजभवन शिमला में आयोजित आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु व पंजाब राज्य के स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न राज्यों के लोगों में आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राजभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस को मनाने की परंपरा आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक किसी भी प्रदेश, समुदाय व जाति व धर्म से संबंध रखते हों, लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। देश प्रेम व देशभक्ति की भावना के प्रति समाज के सभी वर्गों की संवेदनशीलता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपसी मेलजोल और सद्भाव से न केवल हमें एक दूसरे की संस्कृति व रीति रिवाजों को समझने और जानने का अवसर प्राप्त होता है, बल्कि इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बल मिलता है। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सेंट बीड्स महाविद्यालय शिमला, ललित कला महाविद्यालय शिमला तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी शिमला के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 31 से 31,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सुधर रही सीएम की सेहत, आईसीयू से बाहर 40 मिनट की सैर। पिछले 6 दिनों से दिल्ली स्थित एम्स में उपचाराधीन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पिछले दिनों की अपेक्षा बुधवार को सीएम काफी फिट नजर आए। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह मुख्यमंत्री ने आईसीयू से बाहर आकर करीब 40 मिनट सैर की। उसके बाद रूटीन की तरह उन्होंने खिचड़ी खाई। दोपहर बाद मुख्यमंत्री के एक बार फिर टेस्ट हुए, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। बताया जा रहा है कि यदि इन टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आती है तो गुरुवार को मुख्यमंत्री को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री के फुल बॉडी टेस्ट हुए थे, जिनमें उनकी रिपोर्ट सही पाई गई थी, लेकिन एहतियातन बुधवार को फिर से उनके सभी टेस्ट करवाए गए। सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर यशपाल शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री की स्थिति में अब काफी सुधार है। दूसरी ओर मंगलवार से मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन वर्क बुधवार को भी वैसे ही जारी रहा। वह लगातार शिमला में अफसरों से हर काम की फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने अफसरों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि जनता से जुड़ा और प्रदेश हित का हर मामला उनके ध्यान में लाया जाए और कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। बता दें कि 1 सप्ताह पूर्व बुधवार को मुख्यमंत्री की सेहत बिगड़ गई थी और उन्हें आईजीएमसी शिमला ले जाया गया था, जहां उनके पेट में इन्फेक्शन की बात कही गई थी। उसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें यहां से एम्स दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था। तब से मुख्यमंत्री एम्स में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सोमवार शाम को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सीएम सुक्खू का कुशलक्षेम जानने एम्स गए थे। उन्होंने वहां उपमुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जाना। इन्फेक्शन का खतरा, इसलिए सावधानी रखेंगे। इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री को अभी आईसीयू में ही रखा गया है। हालांकि अभी किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा तो लोगों को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज हर कोई मुख्यमंत्री के सेहत को लेकर चिंतित है और सब उनके जल्द होने की कामना कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के साथ प्रवासी भी कर दिए बेरोजगार, विश्वचक्षु ने सरकार पर बोला हमला, कहा स्टोन क्रशर बंद होने से बड़ी दिक्कत।
प्रदेश में रोजगार देने का वादा कर सत्तासीन हुई कांग्रेस सरकार ने लोगों को बेरोजगार करना शुरू कर दिया है। जिला कांगड़ा में बंद स्टोन क्रशर इसका जीता जागता उदाहरण है। इन क्रशरों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी विश्वचक्षु ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में पहले से बेरोजगारों का आंकड़ा लाखों में पहुंचा हुआ है। ऐसे में बाहरी राज्यों से आकर प्रदेश के स्टोन क्रशरों में काम करने वाले प्रवासियों को भी सुख की सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। लंबे समय से बंद पड़े स्टोन क्रशरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं। प्रवासी लोगों का कहना है कि जिला के स्टोन क्रशर अभी भी बंद है, इसलिए उन्हें परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी ने कहा कि जो सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने में नाकाम रही हो, ऐसी सरकार बाहरी राज्यों के लोगों के रोजगार को यथावत रखने में भी नाकाम साबित हो रही है। हिमाचल में 30 नवंबर 2023 तक बढ़ाई राशन कार्ड ई-केवाईसी करवाने की तिथि। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ उपभोक्ता अपना व अपने परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी करवाने से वंचित रह गए थे। विभाग द्वारा ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि बढ़ाई गई है। विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप हो। इसके दृष्टिगत प्रदेश भर में ई-केवाईसी की प्रक्रिया आरंभ की गई है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समयबद्ध पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। घुमारवीं में खाई में गिरी कार, 2 की मौत। सोई गांव में पेश आया दर्दनाक हादसा, 1 घायल पीजीआई रेफर। थाना घुमारवीं के गांव टिक्कर सोई में मंगलवार देर रात एक कार गहरी खाई में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे पीजीआई रेफर किया है। हादसे में मृतकों की पहचान सरवन कुमार 62 सोई टिक्कर तथा श्याम सुंदर 60 दाबला के रूप में हुई, जबकि रामपाल दाढ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक और घायल पूरी रात दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे रहे। जब लोगों को सुबह हादसे का पता चला तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उनका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हादसे से घुमारवीं के इन गांव में करवा चौथ की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार श्याम सुंदर, सरवन और जगतपाल मंगलवार रात को एक समारोह से लौट रहे थे। घुमारवीं बाजार में सुनार की दुकान करने वाले श्याम सुंदर सोनी अपनी कार में सरवन कुमार और जगतपाल को घर छोड़े जा रहे थे। रास्ते में सोई पुली के पास कार अनियंत्रित होकर करीब 30 फुट गहरी खाई में गिर गई। यह लोग रात भर दुर्घटनाग्रस्त कार में ही फंसे रहे। लोगों को हादसे का पता बुधवार सुबह लगा। हालांकि तीनों के परिजन उन्हें रात से ही ढूंढ रहे थे। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने कार को खाई में गिरा हुआ देखा। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की सहायता से कार में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें घुमारवीं अस्पताल पहुंचाया गया,
जहां पर चिकित्सकों ने श्याम सुंदर और सरवन कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई रेफर कर दिया। उधर डीएसपी चंद्रपाल ने मामले की पुष्टि की है। मृतकों के परिजनों से मिले विधायक राजेश धर्माणी। घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सोई गांव में हुए कार हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की तथा उनका दर्द बांटा। उन्होंने कार हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया तथा अन्य घायल की मदद करते हुए भगवान से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। दिल्ली में हिमाचल के 650 युवाओं को रात्रि भोज अनुराग ने रखा कार्यक्रम, देवभूमि की संस्कृति झलकी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलशों में मिट्टी लेकर आए 650 से ज्यादा युवाओं को अपने दिल्ली स्थित आवास पर रात्रि भोज हेतु आमंत्रित किया, जहां पारंपरिक हिमाचली संस्कृति की झलक तो दिखी ही, साथ ही युवाओं के लोकगीतों व नृत्य ने भी मन मोह लिया। कार्यक्रम में शिमला से सांसद सुरेश कश्यप उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य जिसकी आबादी मात्र 72 लाख है, वहां से आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह यानी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए 650 लोगों का आना बताता है कि हिमाचली जन्म से ही देशभक्त होते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि ये सभी भाई बहन हिमाचल के सभी जिलों से वहां की मिट्टी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनने वाले अमृत उद्यान हेतु लाए थे। यह वही लोग हैं जिन्होंने हिमाचल में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को बेहद सफल बनाया। ऐसे में मेरा बड़ा मन था कि इनसे विस्तार पूर्वक मिलूं और विचार साझा करूं। रात्रि भोज के दौरान केंद्रीय मंत्री सहित सभी युवा बेहद खुश दिखे और हिमाचली रीति रिवाज से एक दूसरे का आदर सम्मान भी किया। सभी ने एक साथ खाना खाया और उसके पश्चात हिमाचली सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हिस्सा बने। मर्डर या कुछ और, दशहरा उत्सव से लौट रहा था घर पर रास्ते मिली लाश। जिला कुल्लू की मझली पंचायत के शौंडाधार नामक स्थान पर एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शवगृह कुल्लू लाया है। जिस तरह से युवक का शव खून से लथपथ और चोटिल अवस्था में मिला है, उससे परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस को दी जानकारी में परिजनों ने कहा है कि 28 वर्षीय हरीश चंद दशहरा उत्सव में गया था और मंगलवार को वह वापस घर की तरफ आ रहा था। उसी शौंडाधार में रुकने की सूचना थी और घटना भी वहीं पर हुई है। डीएसपी कुल्लू और एसएचओ भुंतर घटना स्थल की ओर जांच के लिए रवाना हो गए हैं। उधर मझली पंचायत के उपप्रधान मेहर चंद ने बताया कि यह घटना बीती रात की है और पंचायत में इस तरह का यह पहला मामला है। त्रिलोकपुर पुल के पास कब खुलेगा मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे? 17 मीटर ऊंचा यह क्या बन रहा? पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिलोकपुर पुल से यातायात सुचारू बनाने के लिए करीबन 17 मीटर ऊंची प्रोटेक्शन वाल लगाई जाएगी, जिसकी चौड़ाई 4 मीटर होगी। एनएच अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जीएम तुषार सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे पर निर्मित इस पुल व 4 लेन के निर्मित हो रहे पुल के बीच 4 मीटर का अंतराल है तथा दोनों पुलों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस 4 मीटर हिस्से पर ही प्रोटेक्शन वाल लगाई जा रही है। नींव की चौड़ाई 4 मीटर होगी तथा उसके ऊपर रिटेनिंग वाल लगाई जाएगी। 1 सप्ताह में इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा तथा यातायात को सुचारू बनाया जाएगा।
भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी की सारी मशीनरी व लेबर इस कार्य में लगी हुई है व दिन रात कार्य कर रही है। 400 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर तीसरी आंख का पहरा, क्राइम कर अपराधी का भागना नामुमकिन। चीन अधिकृत तिब्बत सीमा से सटे समदो बॉर्डर से लेकर लाहौल स्पीति का चप्पा चप्पा अब हाई रेजुलेशन सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेगा। कोई भी शातिर अपराध करके पुलिस की नजरों से बच नहीं सकेगा। कैमरों की मदद से लाहौल स्पीति पुलिस केलांग में स्थापित होने जा रहे कमांड कंट्रोल सेंटर में ही बैठकर ट्रैफिक पर पैनी नजर रख सकेंगे। फिलहाल अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से जिस्पा समेत घाटी के हॉटस्पॉट इलाके तीसरे आंख की निगरानी में है। एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि अटल टनल नॉर्थ पोर्टल से जिस्पा तक ITMS, ANPR और CCTV कैमरा मनाली लेह हाईवे में लगाए गए हैं। कैमरों से पूरे केलांग मार्केट को भी कवर किया गया है। अगले चरण में केलांग में हाई टेक कॉमन कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसकी मदद से 400 किलोमीटर दूर समदो बॉर्डर के साथ काजा की भी लाइव कवरेज केलांग के इस कमांड कंट्रोल सेंटर से की जा सकेगी। लाइव कवरेज का यह फायदा होगा कि कोई व्यक्ति अपराध करके भागने की कोशिश करेगा तो वह किसी न किसी कैमरे में कैद हो जाएगा। इसकी मदद से पुलिस आसानी से अपराधी को पकड़ सकेगी। कहा कि पूरे लाहौल स्पीति को साइबर नेट में कैद करके इलाके की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। शीत मरुस्थल में आखिर क्यों दरक रहा लिंडूर, कैसे बचाएंगे IIT मंडी के विशेषज्ञ। दरकते लिंडूर गांव को बचाने के लिए लाहौल स्पीति प्रशासन ने IIT मंडी के साथ MOU साइन किया है। जियोलॉजिकल सर्वे के लिए प्रशासन ने IIT मंडी को अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए IIT की विशेषज्ञ टीम कुछ दिनों में लाहौल पहुंच जाएगी। दरअसल इस साल जून महीने में पहली बार लिंडूर गांव में दरारों को देखा गया। यह दरारें अब खेतों से आगे बढ़कर घरों तक पहुंच गई है, जिस कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरारों के कारण गांव में करीब 10 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से एक घर में गहरी दरारें पड़ गई हैं। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि लिंडूर गांव में जियोलॉजिकल सर्वे के लिए IIT मंडी के साथ प्रशासन ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भूगर्भीय सर्वे के लिए प्रशासन ने IIT मंडी को अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं के विशेषज्ञ टीम को भी गांव का सर्वेक्षण करने को कहा गया है। DC ने बताया कि जिस एक घर में अधिक दरारें पड़ी हैं, उन्हें 3 लाख और शेष को 1 से 1 लाख रुपए राहत के तौर पर आर्थिक मदद जारी की है। जिला प्रशासन रोजाना स्थिति का जायजा ले रहा है। वहीं जहालमा नाले में बाढ़ नियंत्रित करने के लिए 23 करोड़ रुपए की DPR बनाकर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को भेजी गई है। कल हिमाचल आएगी नीति आयोग की टीम, बिजली बोर्ड और परिवहन विभाग के साथ करेंगे बैठक। हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क स्थापित करने में नीति आयोग मार्गदर्शन करेगा। इस सिलसिले में शुक्रवार से 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आ रही है। नीति आयोग के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान परिवहन विभाग, HRTC और बिजली बोर्ड के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है। आयोग के साथ प्रीलिमिनरी बैठक पहले ही हो चुकी है। ऐसे में आयोग के प्रतिनिधियों के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को परिवहन विभाग ने अभी तक 135 जगहों को चिन्हित कर लिया है।
इन चार्जिंग स्टेशनों के स्थापित होने के बाद प्रदेश में हिमाचल व बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहन मालिक आसानी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में हिमाचल आ सकेंगे, जिससे हिमाचल में प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोल व डीजल का खर्च भी नहीं होगा। यह चार्जिंग स्टेशन प्रदेश के स्टेट हाईवे व 4 लेन पर भी स्थापित होंगे। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए 6 ग्रीन कॉरिडोर में यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे, जिसमें परवाणु नानूरपुर मार्ग, पावटा सोलन शिमला सड़क, परवाणु शिमला रिकांगपिओ ओताबो, मंडी पालमपुर पठानकोट और कीरतपुर मंडी केलांग मार्ग पर यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। इन चार्जिंग स्टेशनों स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग आगामी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। आगामी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही आने वाले समय में इस काम भी शुरू होगा। प्रदेश भर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद निगम की इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्ग रूटों पर भी चल सकेगी। हिमाचल में इलेक्ट्रिक गाड़ीपा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ीपों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। परिवहन विभाग में 2502 इलेक्ट्रिक गाड़ीपा रजिस्टर्ड है। सितंबर माह में 79 नई गाड़ीपा इनमें शामिल हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ीपों में सबसे अधिक 1896 बाइक व स्कूटर है। इसके अतिरिक्त 174 मोटर कार, 87 इलेक्ट्रिक बसें व अन्य इलेक्ट्रिक वाहन है। परिवहन विभाग के पास अपनी 19 इलेक्ट्रिक गाड़ीपा है, जिनका प्रयोग विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कर रहे हैं। HRTC इलेक्ट्रिक बसें और टैक्सियां हैं। अब हिमाचल में होगा दुर्लभ जीव पेंगोलिन का दीदार। वन्य प्राणी विभाग के कैमरे में कैद हुआ जीव। दुर्लभ प्रजाति के जीव पेंगोलिन का दीदार अब हिमाचल में आसानी से हो सकेगा। वन्य प्राणी विभाग ने इस जीव को कैमरे में कैद किया है। यह जीव हिमाचल के शेर जंग नेशनल पार्क पावंटा साहिब में देखा गया है। वन्य प्राणी विभाग ने इस नेशनल पार्क में मौजूद जानवरों पर करीब 9 मिनट की डॉक्यूमेंट्री तैयार की है और इसे YouTube पर रिलीज कर दिया है। अब यहाँ मौजूद जंगली जानवरों को विश्व भर के लोग अपने घरों से देख पाएंगे। इसके साथ ही इस पार्क में शोध करने के लिए भी आवाजाही भविष्य में शुरू हो जाएगी। नेशनल पार्क में शेर, हाथी, सांभर, नीलगाय, हिरण समेत जंगली जानवरों और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां मौजूद हैं। वन विभाग की एक टीम बीते कई हफ्तों से नेशनल पार्क पर रिसर्च कर रही थी। इस 9 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में 3 महीनों का वक्त लगा है। इस अवधि के दौरान टीम के सदस्यों ने पार्क का कोना कोना खंगाल कर इन जानवरों को तलाश किया। गौरतलब है कि पेंगोलिन दुर्लभ श्रेणी का जानवर है और मांस, खाल और शरीर के अन्य हिस्सों के लिए इसका शिकार किया जाता है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में पेंगोलिन का अत्यधिक शिकार होने की वजह से यहां इसकी आबादी महज 10% रह गई है। हिमाचल का यह क्षेत्र हिमालयी और मैदानी दोनों क्षेत्रों के जानवरों को अनुकूल माहौल दे रहा है और यही वजह है कि यहाँ जंगली जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल वन्य प्राणी विभाग ने इन जानवरों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। यह डॉक्यूमेंट्री शेर जंग नेशनल पार्क पावंटा साहिब में बनाई गई है। इसमें यहाँ मौजूद जानवरों को दिखाया गया है और इनकी खासियत की जानकारी दी गई है। उधर वन्य प्राणी विभाग के अतिरिक्त अरण्यपाल रवि शंकर ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वे जानवर भी सार्वजनिक हुए हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इनमें अति दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन जीवन भी शामिल है। इस जीव की आबादी विश्व भर में तेजी से कम हो रही है और यह विलुप्त होने की कगार पर है।
ऐसे में हिमाचल में जीव के पाए जाने से शोधकर्ताओं का रुझान भी यहाँ के जंगलों के प्रति बढ़ेगा। बनखंडी के चिड़िपाघर में मिलेगी डॉक्यूमेंट्री से मदद। पावंटा साहिब के नेशनल पार्क पर बनी डॉक्यूमेंट्री भविष्य में कांगड़ा के बनखंडी में जानवरों के रहन-सहन और व्यवहार को समझने में भी काम आएगी। राज्य सरकार ने यहां 600 करोड़ रुपए से चिड़िपाघर बनाने का फैसला किया है। इनमें से 60 करोड़ रुपए अब तक जारी हो चुके हैं। वन्य प्राणी विभाग ने चिड़िपाघर की डिजाइनिंग पर काम शुरू किया है और चिड़िपाघर के निर्माण को लेकर सभी विश्वस्तरीय जू की जानकारी जुटाई जा रही है। चिड़िपाघर के लिए 180 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है। यहाँ चिड़िपाघर को वन्य प्राणी विभाग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार कर रहा है। दिव्यांग से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार। धर्मशाला पुलिस टीम ने 1 साल बाद दबोचा आरोपी, डीएनए से खुलासा। दिव्यांग युवती से दुराचार के आरोप में पुलिस ने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के परिजनों ने महिला पुलिस थाना में एक मामला दर्ज करवाया था कि उनकी दिव्यांग बेटी का पेट दर्द और मानसिक विकार का इलाज टीएमसी और जोनल अस्पताल धर्मशाला में किया जा रहा था। 11 फरवरी 2023 को पीड़िता ने गंभीर पेट दर्द की शिकायत की और जेडएच धर्मशाला के डॉक्टरों ने इस संबंध में जांच और चिकित्सा परीक्षण किया। 14 फरवरी 2023 को जांच रिपोर्ट मिली और पता चला कि उनकी बेटी लगभग 4 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर ने 15 फरवरी को रिपोर्ट के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, जिस पर महिला पुलिस थाना धर्मशाला में धारा 376 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। चूंकि पीड़िता 100% दिव्यांग थी, इसलिए आरपीजीएमसी टांडा में भ्रूण का गर्भपात किया गया। मजिस्ट्रेटी बयान के दौरान पीड़िता ने पावरी और जीजा कहा और परिणामस्वरूप संदेह के आधार पर 2 लोग स्थानीय पटवारी और पीड़िता के बहनोई को जांच में शामिल किया गया और डीएनए के लिए उनके नमूने एकत्र किए गए। मैच विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई और डीएनए मिलान भ्रूण के साथ असंगत पाया गया। पीड़िता और उसके परिवार से दोबारा पूछताछ की गई, लेकिन उनसे कुछ खास पता नहीं चल सका। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री, डीएसपी आरपी जसवाल और डीएसपी निशा ने लगातार क्षेत्र का दौरा किया और जानकारी एकत्र की गई। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कुल 36 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और पिछले 6 महीनों की अवधि में आरएफएसएल धर्मशाला भेजा गया था। डीएनए विश्लेषण विशेषज्ञ ने आरोपी की जाति पर उपयोगी जानकारी प्रदान की। अंत में संदिग्ध का एक नमूना भ्रूण के अनुरूप पाया गया और जगत प्रकाश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपराध कबूल कर लिया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।